अलमाटी सुबह जल्दी पहुंच गया था मैं, लेकिन उसका अभी कुछ हुआ है, तो एक बार हॉस्टल पहुंच के फिर सारी कहानी बताता हूं मैं। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकट प्राइस के बारे में। दिल्ली से अलमाटी के लिए मैंने पे किया है 3424 रुपये और रिटर्न टिकट अलमाटी से दिल्ली के लिए 3674 रुपये। अब यहाँ पर कैच ये है कि आपको जो हैंड बैगेज मिल रहा है वो सिर्फ 5 किलो मिल रहा है, और 5 किलो में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली इस टाइम पे। ये नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है और यहाँ पर ठंड है, रात को 3-4 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और दिन में 10-12 रहता है। ऑल्दो धूप निकली हुई है, लेकिन आपको गर्म कपड़े चाहिए फिर भी यहाँ पर। अब 5 किलो में अगर आपको लैपटॉप कैरी करना पड़ जाता है तो और भी मुश्किल हो जाएगा आपको मैनेज करना। तो ऑप्शन दूसरा क्या बचता है कि आप हैंड बैगेज ऐड करें, तो आपको बाय करना पड़ेगा। अभी करंटली जो प्राइस मेरे को वो बता रहा था, जब मैंने चेक किया, वो बता रहा था $27 5 किलो और ऐड करने के लिए, जो कि लगभग पड़ जाएगा 2200-2250 के आसपास का अमाउंट। तो इफेक्टिव प्राइस आपका 6000 के आसपास हो जाएगा। सो द पॉइंट इज़, अगर फ्लाइट टिकट्स चीप हैं तो उसमें हैंड बैगेज चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना अलाउड कर रहे हैं, अदरवाइज इट्स नॉट चीप एट ऑल। सेकेंडली कि काफ़ी सारे लोग कजाकिस्तान ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। चीप फ्लाइट तो एक रीज़न है ही है, दूसरा रीज़न है वीज़ा फ्री एंट्री। 2 वीक्स की इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है कजाकिस्तान में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले थाईलैंड ने भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देने का डिसाइड किया है, जो कि मई 2024 तक चलेगा। और लगभग 2 वीक्स पहले श्रीलंका ने भी इंडियंस को मार्च तक वीज़ा फ्री एंट्री देने का डिसाइड किया है। टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री काफ़ी सारी कंट्रीज़ दे रही हैं अभी, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। चीप फ्लाइट और वीज़ा फ्री एंट्री एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। इनफैक्ट इसी साल अस्थाना ग्रुप की जो फ्लाई एरिस्तान है, जिससे मैं आया हूँ, मई में उन्होंने $55 से स्टार्ट किया था, जो कि 4500-4600 के आसपास का अमाउंट होगा। बाकी टिकट के प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अभी जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन 8000 के आसपास दिखा रहा था, और उसमें हैंड बैगेज ज़्यादा था, उसमें शायद 7 या 8 होगा। इंटरनेशनली मेरा ट्रैवल करने का भी कोई प्लान था नहीं, तो अपने एक मनु भाई हैं, उनके चैनल का नाम है अ ट्रैवलर बाय मिस्टेक, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी लोनावला में, जब मैं दिल्ली से गोवा की राइड पे गया हुआ था। तो उनके साथ मेरा प्लान बन रहा था कहीं और ट्रैवल करने का, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई अभी अलमाटी के लिए फ्लाइट टिकट्स काफ़ी सस्ती मिल रही हैं, तो आप वहाँ पे जाओ। तो मैं थोड़ा सा श्योर था नहीं वैसे, तो उन्होंने बोला कि भाई अलमाटी काफ़ी अच्छी जगह है, आपको यूरोप वाली फीलिंग भी देगा और सोवियत वाली भी फीलिंग भी देगा। तो उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू कम हियर। एक और काफ़ी अजीब चीज़ मेरे साथ हुई दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। जैसे ही मैं अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए गया काउंटर पे, तो उन्होंने मेरे से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि क्या करते हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, रिटर्न टिकट बुक है कि नहीं है। तो मैंने उनको दिखा दिया, तो उन्होंने पूछा कि बुकिंग है आपके पास। मैंने कहा बुकिंग तो मेंशन ही नहीं है वीज़ा प्रोसेस के अंदर, क्योंकि 2 वीक्स की वीज़ा फ्री एंट्री है, तो बुकिंग का उसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। तो कहते नहीं, बुकिंग तो आपको करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं अभी के अभी कर देता हूँ आपको। तो ऐसे फिर काफ़ी देर बातचीत होने के बाद उन्होंने बोला कि रैंडमली कुछ लोगों का कस्टम चेक में नाम आ जाता है हमारे सिस्टम में, तो इस बार आपका आया हुआ है। कस्टम का नाम सुन के तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बिकॉज मेरे माइंड में तो कस्टम का मतलब होता है ना कि सामान लेकर आते हो, और तक तो मेरा बैग भी चेक नहीं हुआ था, सिक्योरिटी चेक तो हुआ ही नहीं ना, अभी बोर्डिंग पास ही नहीं दिया इन्होंने अभी तक। तो मैं कंफ्यूज्ड माइंड से मैं चल पड़ा। उन्होंने बोला कि हमारा एक एम्प्लॉय आपको लेकर जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे पूछने की कोशिश करी कि मैंने कहा भाई हुआ क्या है, कुछ बता तो दे। कहते नहीं वो नॉर्मल प्रोसेस है। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो इमिग्रेशन काउंटर होता है वहाँ पर गए, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि रिटर्न टिकट दिखाओ। मैंने दिखा दी। होटल बुकिंग, मैंने कहा उसमें प्रोसेस में था ही नहीं कहीं पे भी। उन्होंने मेरे से पूछा कि वीज़ा, तो मैंने कहा वीज़ा फ्री एंट्री 2 वीक्स की। तो उसने बस स्टैंप मार के डिपार्टेड का मेरे को दे दिया। तो एक तरह से इमिग्रेशन तो हो गया था यहाँ पर। उसके बाद वो जो एम्प्लॉय था मुझे एक कस्टम के ऑफिस में लेकर गया, जहाँ पर 15-20 मिनट तो पहले मैं बाहर बैठा रहा, वेट किया। उसके बाद मुझे बुलाया। तो बुलाने के बाद उन्होंने फिर पूछताछ करना शुरू किया, वही सारे सवाल के क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कितना कैश है। तो जैसे मैंने उनको बताया कि मैं आईएलटीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जो साइड वाले काउंटर पे बंदा बैठा हुआ था, जो ऑफिसर बैठे हुए थे आई मीन टू से, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे काम का बंदा है, इसको मेरे पास भेज दे। तो पहले उसने बैठा लिया कि अच्छा आईएलटीएस
पढ़ाते हो? अच्छा, कहाँ पढ़ाते हो? क्या नाम है कंपनी का? तो एक तो वो सवाल ऐसे कर रहे थे जैसे मैंने कुछ जुर्म कर दिया हो, तो वो इंटरोगेशन वाले तरीके से पूछ रहे थे। तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था एक बार, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जो है वो है। मैंने बोला कि ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। कहते ऑनलाइन पढ़ाते हो? ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हो? ऑनलाइन तो ऐसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैंने कहा जी बिल्कुल होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल से। तो अच्छा क्या क्या होता है उस टेस्ट के अंदर? तो उन्होंने बताया। अच्छा तो PR के लिए पढ़ाते हो, उस PR में क्या प्रोसेस होता है? तो मैंने जो वो कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री का PR का होता है, मैंने वो सारी चीजें बता दी। और पूछा कि कैश कितना है, कम है, कार्ड्स में ज्यादा है ना, एवरीथिंग। तो देन ही लेट मी गो। उसके बाद जब मैं बाहर वेट कर रहा था ना, तो उन्होंने 3-4 लोगों को और भी भेज दिया, तो मैं अकेला नहीं था वहाँ पर ऐसा। और सभी के दिल में यही था कि क्या पूछ रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा भाई वही नॉर्मल सवाल जो उस टाइम पे काउंटर पे पूछ रहे थे। उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बकेट ले लो और कपड़े अलग कर दो और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग कर दो, और उसमें भी लैपटॉप अलग बकेट में रख दो। तो वो करने के बाद 2 मिनट लगे सिक्योरिटी चेक में भी। तो उसके बाद मैं काफी एग्जॉस्टेड हो चुका था। सिक्योरिटी चेक करने के बाद मैंने ढूंढा लाउंज, उसमें चेक इन करके फिर 2 घंटे थे मेरे पास। तो वहां पर मुझे दिल्ली के 2 और लोग मिल गए, जिससे कि मैं फिर बात कर रहा था इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमसे भी पूछ रहे थे, मतलब वो मेरे को बोल रहे कि जैसे उसने अपना पुराना पासपोर्ट दिखाया तो उन्होंने उसको जाने दिया। अब तक मैं इस इंप्रेशन में था कि जो नया पासपोर्ट जिनका है या फर्स्ट टाइमर जो, उनको ही वो रोक रहे हैं बेसिकली। लेकिन जब मैं अलमाटी लैंड कर गया तो मेरी एक और इंडियन से मुलाकात हुई। उसने बोला कि मैं खुद भी एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ और मेरा भी नाम बहुत बार ऐसे चेक में आ चुका है, और कभी कभी वो पूरा बैग भी खुलवा देते हैं, आपके हर एक चीज को वो चेक करवाते हैं। तो ये होता रहता है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस इतना है कि बस अगर पता हो ऑलरेडी थोड़ा सा या हल्का फुल्का आइडिया हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर बाद में पता चला कि ये प्रोसेस है और ये सारी चीजें होती ही है, तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो रूट है कजाकिस्तान वाला, ये डंकी रूट, मतलब कि इसके थ्रू लोग अलग कंट्रीज में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये इंटरोगेट करते हैं। जर्नी मेरी स्टार्ट होती है एक रात पहले। कैब बुक करके मैं पहुंच जाता हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। ट्रैफिक होने के बावजूद भी कैब 25 मिनट ही लेती है। अलमाटी की फ़्लाइट के लिए भी चेक इन शुरू ही नहीं हुआ है। KC 7180 अलमाटी N रो N है। इसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन डेस्क से पता चलता है कि चेक इन काउंटर 4 घंटे पहले ओपन होगा। 2:45 बजे फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, 3 घंटे में लैंड, 5 मिनट में माइग्रेशन हो जाता है, और सरप्राइजिंगली माइग्रेशन पर एक भी सवाल नहीं पूछा जाता। इस गेट से हो जाती है एग्जिट, और ठीक सामने मिल जाती है सिम खरीदने के लिए शॉप। बट सिम खरीदने के लिए चाहिए कैश, तो ATM मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। टेली के सिम कार्ड के लिए मुझे पे करने पड़ते हैं 5000 टेंगी, जिसके अंदर मुझे मिलती है 1 महीने की वैलिडिटी और 45 GB डेटा। अनलिमिटेड डेटा प्लान आपको मिल जाएगा 6000 टेंगी के अंदर। इस कैफे पर मैं लेता हूँ एक अर्ली मॉर्निंग मीटिंग, और तब मुझे पता चलता है ये आपको इस तरह के सॉकेट मिलेंगे यहाँ पर हर जगह चार्जिंग करने के लिए, और इसमें कोई भी इंडियन लैपटॉप का चार्जर फिट नहीं होता है। मोबाइल का चार्जर लगता ज़रूर है कि फिट हो जाएगा, और अगर थोड़ी पिन बड़ी होगी तो शायद काम चल जाए, लेकिन वो स्टेबल काम करता नहीं है। मैंने ट्राई किया है, तो उसके लिए आपको इस तरह का एक सॉकेट खरीदना पड़ेगा। बेसिकली मुझे तो ये एयरपोर्ट पर ही खरीदना पड़ गया था, मुझे मीटिंग लेनी थी और इमरजेंसी थी, तो मुझे पे करने पड़े 2000 टेंगी। हो सकता है बाहर मार्केट में ये थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो ये आपका लगेगा ऐसे, और उसके बाद फिर प्यार से आप अपना कोई भी इंडियन चार्जर इसमें फिट कर सकते हो। तो इसके बगैर काम चलेगा नहीं। और पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर, चाहे आप ताजिकिस्तान ट्रैवल कर रहे हो, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान, मैंने एक्चुअली लोकल लोगों से पूछा भी है कि हर जगह क्या सेम ही स्लॉट हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ इस तरह के स्लॉट मिलेंगे आपको इन 3-4 कंट्रीज़ के अंदर। वैसे बेस्ट तो ये रहेगा कि एक यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर रखा जाए अपने पास। समहाउ मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। एयरपोर्ट से हॉस्टल जाने के लिए मैंने बुक की थी Yandex Go से कैब, जिसके लिए मैंने पे किया था 2600 टेंगी पूल के अंदर। अदरवाइज वो 4500-5000 तक भी शो कर रहा था। कैब से ट्रैवल करना अलमाटी में बहुत एक्सपेंसिव रहता है। बेस्ट तरीका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें मेट्रो, बस, ट्रॉली बस शामिल हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लगते हैं 200 टेंगी अगर आप कैश पे करते हो, और अगर आप ऑन ए कार्ड बनवा लेते हो तो आपको पर ट्रिप 100 टेंगी पे करना होता है, जो कि सबसे सस्ता पड़ता है।